इंसान की लाइफ साइकिल का दूसरा मोड़ होता है जन्म। प्रकृति इस प्रोसेस को लाखों सालों से निखारती आई है, लेकिन हमें जन्म लेने में सिर्फ 40 हफ्ते लगते हैं। माँ के गर्भ में कुछ महीने तक जीवन पनपना शुरू होता है और इस जादू का एक हिस्सा होता है इंसान का दिमाग। हम किसी खाली स्लेट की तरह होते हैं, जो देखा, जो महसूस किया, जो सुना, सब हम पर लिखा जा सकता है। अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन हमारी सोच को इवॉल्व करती है, लेकिन ये प्रोसेस सिर्फ 3 से 15 साल की उम्र तक ही ज्यादा एक्टिव होता है। 1941 में भारत की आज़ादी को भी 6 साल बाकी थे। दक्षिणी भारत के तमिलनाडु राज्य में एक छोटा सा शांत गांव था, रामेश्वरम। यहाँ एक अखबार दिनामणि पहुंचाया जाता था। इसी रामेश्वरम में एक 10 साल का लड़का रहता था, सबसे छोटा अपनी 5 भाई बहनों में, जिसे लोग कलाम के नाम से जानते थे। वो दिन भर अखबार बनाता था ताकि अपनी फैमिली की मदद कर सके। उनके पिताजी जैनुल आबदीन एक नौकरी करने वाले इंसान थे और माँ आशी अम्मा एक प्यार भरा घर चला रही थी। कलाम बचपन से ही नए नए चीज़ों को समझने और जानने की कोशिश करते थे। माणिक्यम की लाइब्रेरी उनकी फेवरेट जगह थी, जहां वो ज्ञान की खोज में किताब, अखबार और मैगजीन्स पढ़ते रहते थे। इंसान का दिमाग एक न्यूरॉन नेटवर्क है और हर न्यूरॉन नए कनेक्शंस बना सकता है। छोटी उम्र में क्यूरियोसिटी ज़्यादा होती है और जितना ज़्यादा दिमाग एक्सप्लोर करेगा उतना ही वो डेवलप करेगा। अगर हम कलाम साहब के बचपन की बात करें तो उनके न्यूरॉन कनेक्शंस का विकास एकदम ज़बरदस्त तरीके से हुआ होगा। उस वक्त दुनिया में बहुत उथल पुथल चल रही थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर यूरोप को तबाह करने के बाद एशिया की तरफ बढ़ रही थी। रामेश्वरम के नीले आसमान में ब्रिटिश RAF के फाइटर एयरक्राफ्ट दिखते रहते थे। समुंदर के किनारे खड़े होकर कलाम सोचते, ये हवाई जहाज उड़ते कैसे हैं? और रात के सन्नाटे में अपनी छोटी सी रोशनी के साथ वो पढ़ाई में लगे रहते थे। उनकी माँ केरोसिन खरीदकर रात को उनके लिए रोशनी करती थी, जो उनके दिमाग की अग्नि को और तेज बना देती थी। गरीबी के बावजूद कलाम का जुनून उन्हें हर रात कुछ नया सीखने के लिए मजबूर करता। कोई इसे तकदीर कहेगा, कोई किस्मत, लेकिन सच ये है कि एक छोटी सी लौ एक महान साइंटिस्ट का उदय कर रही थी। जब वो सिर्फ 10 साल के थे, तब उनके एक टीचर शिव सुब्रमण्यम अय्यर ने उन्हें बताया कि पक्षी कैसे उड़ते हैं। थ्योरी सिखाने के लिए उन्होंने उन्हें समुंदर के पास ले जाकर उड़ते हुए सीगल्स दिखाए। उनके पंख फड़ फड़ कर हवा को काट रहे थे और कलाम बड़े गौर से उन्हें देख रहे थे। ये एक ऐसी टीचिंग थी जो उनके दिमाग में हमेशा के लिए बस गई। जैसे जैसे कलाम आगे बढ़े, वैसे वैसे उनकी लाइफ में नए नए टीचर्स आए। MIT में उनके टीचर प्रोफेसर श्रीनिवासन हो, या इंडियन स्पेस प्रोग्राम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई हो, या फिर इसरो के चीफ सतीश धवन, हर किसी ने उनके जीवन को नई दिशा दिखाई। उन्होंने इंडियन एयरफोर्स के फाइटर पायलट बनने के लिए भी अप्लाई किया था, पर सिर्फ 9th रैंक लाने की वजह से रिजेक्ट हो गए। ये एक ऐसी हार थी जो उन्हें तोड़ नहीं पाई, बल्कि और मजबूत बना गई। कलाम कहते थे कि अगर तुम किसी चीज को सच्ची लगन से चाहो और वो अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए हो, तो पूरी कायनात तुम्हारा साथ देती है। और ऐसा ही हुआ। उन्हें एक ऐसा मौका मिला जो उन्हें सीधा सक्सेस की सीढ़ियों पर ले गया। भारत को आज़ादी मिले सिर्फ 15 साल ही हुए थे और तब एक स्पेस प्रोग्राम की ज़रूरत महसूस की जा रही थी। विक्रम साराभाई जैसे विजनरीज ऐसे लोगों की तलाश में थे जो भारत को एक स्पेस सुपर पावर बना सके, और कलाम उन्हीं लोगों में से एक बने। डॉक्टर कलाम का सफर नाकामी से सफलता तक था। कलाम ने एक एप्लीकेशन डाली और वो एक्सेप्ट हो गई। अगले कुछ सालों तक वो मिसाइल साइंटिस्ट के तौर पर काम करते रहे और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में तरक्की करते गए। उनको सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल प्रोजेक्ट का डायरेक्टर बना दिया गया, पर शायद उन्हें ये नहीं पता था कि एक दिन यही प्रोजेक्ट उनकी सबसे बड़ी नाकामी बनेगा। लॉन्च के दिन काउंटडाउन शुरू हुआ। T-6, 5, 4, 3, 2, 1। पर जैसे ही रॉकेट लॉन्च हुआ, सैटेलाइट अपने ऑर्बिट तक पहुंचने की बजाय बे ऑफ बंगाल में गिर गया। SLV-3 का पहला मिशन फेल हो गया। पूरी दुनिया की नज़र इस पर थी। मीडिया ने भारत का मजाक उड़ाया। साइंटिस्ट पर सवाल उठने लगे। डॉक्टर कलाम प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे और सतीश धवन उनके बॉस थे। पूरा देश इस मिसफायर को लेकर परेशान था। पर कलाम सिर्फ एक साइंटिस्ट नहीं, बल्कि एक शानदार टेक्नोक्रेट थे। उन्होंने इस फेलियर को पर्सनली नहीं लिया। उनका मानना था कि गलतियां सिखाती हैं। उन्होंने अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर दोबारा मिशन की तैयारी शुरू की, नया तरीका अपनाया, नए कैलकुलेशंस किए और एक बार फिर लॉन्च किया। इस बार SLV-3 का मिशन सफल रहा। डॉक्टर कलाम एक पीपल ओरिएंटेड प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। वो एक ऑर्केस्ट्रा कंडक्टर की तरह काम करते थे। उन्हें पता होता था कौन क्या करेगा और कैसे करेगा। वो सभी एलिमेंट्स को जोड़कर एक बेहतरीन नतीजा निकालते थे। उनका मानना था कि हर नाकामी एक नया रास्ता दिखाती है, एक नए तरीके से सोचने पर मजबूर करती है।
अगर उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख लें तो वो ये है कि नाकामी सिर्फ एक रुकावट नहीं, एक नया मोड़ होती है जो सफलता की तरफ ले जाती है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम ऐसे ही और बेहतरीन डॉक्यूमेंट्रीज आपके लिए लाते रहेंगे। नमस्कार।